हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ। वैसे तो मैं आज 20 क्वेश्चन ही डिस्कशन करूँगा, लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा तो 40 प्लस क्वेश्चन को हम लोग आज फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट covers distance which is directly proportional to the square of the time its acceleration is। मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु कुछ दूरी को तय करता है तो जो समय के स्क्वायर के अनुपात है, ठीक है, तो उसका आपको त्वरण बताना है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो टाइम और आपको डिस्टेंस में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे क्या होता है, इस जो डिस्टेंस होता है 1/2 AT स्क्वायर होता है प्लस UT होता है। लेकिन जो इनिशियल अगर स्पीड जीरो हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो मेनली हमें ये पार्ट से डिस्कशन करना है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर कोई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम मैंने कह दिया, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब तीन वेरिएबल में कोई भी बात की जाती है और दो में हम लोग या तो रिलेशन निकालते हैं तो तीसरा को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। वैसे कह रहा है कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, यहाँ पे ये मतलब निकल गया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही क्वेश्चन कहा गया है कि एक वस्तु दूरी को तय करता है जो समय के वर्ग के सीधे समानुपाती है, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला आंसर हो जाएगा। दो चीज़ और ध्यान रखिए कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी होता है, जो आप छत वगैरह से ईंट वगैरह या कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो उसको फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो उसमें भी यही चीज़ एप्लीकेबल होता है। दूसरा चीज़ जो टाइम और डिस्टेंस का, जो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिखाया था वो गैलीलियो ने ही दिखाया था। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया कि टाइम रिलेशन का, जो टाइम डिस्टेंस का जो रिलेशनशिप किसने पहले दिखाया, तो सबसे पहले गैलीलियो ने ही दिखाया था। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक प्रेक्षे की क्षैतिज सीमा उसकी अधिकतम ऊंचाई के 4 गुना है। तो कोण प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है, किस कोण पे प्रोजेक्ट। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु है, जैसे क्रिकेट का आप गेम ही ले लीजिए कि कोई बैट्समैन किसी बॉल को किसी एंगल पे मारता है, ठीक है। तो जिस एंगल पे मारता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है। उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। जैसे मैंने इसको कह दिया थीटा। अब पहले दो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। अगर किसी बैट्समैन को सबसे लंबा डिस्टेंस पे मारना है, सबसे लंबा डिस्टेंस, तो कितना एंगल पे मारेगा, वो एंगल होगा 45 डिग्री। अगर उसको सबसे ऊंचा, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा रेंज पे मारना है और सबसे ऊंचा अगर उसको मारना है, ठीक है, सबसे ऊंचा मारना है, तो किस एंगल पे मारेगा, वहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। याद रखिए जो सबसे लंबा रेंज पे मारना है तो आपको क्या मारना है, जैसे आपको सिक्स मारना है तो आपको 45 पे मारना पड़ेगा, और कैच आउट होना है तो आपको 90 पे मारना होगा। क्योंकि कैच आउट कब होते हैं, जब गेंद सीधे ऊपर की ओर उठ जाती है और वो कैच हो जाता है। तो सबसे ऊंचाई पे मारने के लिए 90 डिग्री और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए 45 डिग्री, और जिस एंगल पे मारते हैं उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन इज रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, जो रेंज ऑफ प्रोजेक्शन है कितना, जो हाइट का, जो मैक्सिमम हाइट का है 4 टाइम है। तो हमें पूछा गया है कि किस एंगल पे उसको हिट किया गया है या फेंका गया है, उसको आपको बताना है। तो इसको जानने के लिए इसमें एक रिलेशनशिप होता है, मैं वो रिलेशनशिप आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए वो रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पे वो रिलेशनशिप है। देखिए जो हॉरिजेंटल रेंज होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, जहाँ यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो मैक्सिमम हाइट जब जो जाता है गेंद या कोई भी ऑब्जेक्ट जब फेंकते हैं तो उसका होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
2G होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R और H दोनों की वैल्यू दिया हुआ है और क्लियर है कि R इक्वल टू कितना है 4 इंटू H है। तो R और G की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया गया, पुट कर दिया गया। और इस तरह से फाइनल में क्या आ जाएगा, इसे tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू कितना होता है tan 45 डिग्री, यानी थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है 2-3 चीज़ें कि मैक्सिमम आपको रेंज कवर करना है तो 45 डिग्री पे लगाना है हिट, और सबसे ऊंचा मारना है तो 90 डिग्री पे, और अगर रेंज 4 टाइम हाइट का होगा तो किस एंगल पे उसको हिट किया गया होगा, 45 डिग्री पे हिट किया गया होगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, मतलब अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना ग्राउंड पे बनाते हैं और आप खाना जाके पहाड़ों पे बनाते हैं, तो पहाड़ की हाइट ज़्यादा है तो वहाँ बनने में खाना ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ग्राउंड पे। ऐसा क्यों होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, एल्टीट्यूड को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, मतलब ऊंचाई को हम जैसे बढ़ाते हैं, जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे एयर प्रेशर घटेगा। एयर प्रेशर क्यों घटता है, क्योंकि एयर का डेंसिटी घटते जाता है, हाइट के साथ एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर भी कम हो जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर को घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। आपको याद रखना है एल्टीट्यूड बढ़ता है तो आपका एयर प्रेशर घटता है, डेंसिटी घटता है और बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पे कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब कल अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, लो टेम्परेचर प्रेशर, ऊपर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर जाने के साथ ही क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, इस ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है, तो यही उसका राइट एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। देखिए इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष में वैसे जितने भी यहाँ पे अभी 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो राइट आंसर क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब इंद्रधनुष बनने में रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसको डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या होता है कि ये गोल वाला जो है उसको वाटर ड्रॉपलेट आप मानिए, उस पर क्या होता है कि पहले वाइट लाइट इंसिडेंट करता है, ठीक है। और जैसे जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या हो जाता है, लाइट डिस्पर्स हो जाता है। जैसे कोई प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करता है, तो जैसे ये दूसरी मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है, लाइट डिस्पर्स कर जाता है, मतलब अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर के कंपोनेंट से बना हुआ है, वो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। और जैसे ये दूसरे, जैसे एक सरफेस तो गुजर गया तो यहाँ से अलग अलग पार्टों में टूटा होगा कंपोनेंट में, फिर से क्या हो गया कि जो बाउंड्री पे जाता है दूसरी बाउंड्री पे, तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, आप समझिए घने मीडियम से कम घने मीडियम में जाता है, तो अपने ही मीडियम में लौट जाता है। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करता है और उससे उसका इंसिडेंट एंगल एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो अपने ही मीडियम में वापस आ जाता है। तो यहाँ देखिए अपने मीडियम में आ जाता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि अपने मीडियम में ही आ जाता है। और फिर से क्या होता है, लाइट मतलब ये डेंसर मीडियम में ही हो गया, फिर से वो बाहर निकलेगा डेंसर मीडियम से, तो फिर से एक तरह से रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है जो दिखाया गया है, और इस तरह से लाइट 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसमें क्या होगा, एक पहले रिफ्रैक्शन होता है, एक TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और फिर से एक रिफ्रैक्शन होता है। तो 3 घटनाएं घटती है तो एक रेनबो बनता है, ठीक है। अब रेनबो के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे प्रिज्म में जैसे गया तो लाइट अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। अब देखिए लाइट का 7 कलर होता है, मतलब कि हर लाइट का अपना अपना अलग अलग वेलोसिटी होता है, हर का अपना अपना एक वेग होता है, और जो भी मटेरियल होता है
जैसे ये प्रिज्म ग्लास का बना होगा तो इसका अपना कुछ मटेरियल होगा, उसको अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब हर लाइट एक ही मटेरियल को अलग अलग अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ट्रीट करती है, ठीक है। अब जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट क्या होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। तो जब भी रेनबो बनता है तो सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है वायलेट रे होता है। इसमें विबग्योर बनता है, तो पहले वायलेट लाइट बनता है। विबग्योर में होता है पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड लास्ट में क्या होता है, रेड होता है। क्योंकि रेड जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अपवर्तनांक होता है प्रिज्म का, उसमें जो होता है, जो वायलेट रंग का जो कलर, जो वायलेट कलर होता है उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है, और जो रेड लाइट का होता है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। आप याद रखिए, जिसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए सबसे कम होगा, और जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब भी लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, यानी सबसे कम किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वायलेट का हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा, सबसे कम किसका होगा, रेड का हो जाएगा। और स्पीड सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, रेड का होगा। और स्पीड किस कलर का सबसे कम होगा, वो होगा वायलेट कलर का होगा। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है रेनबो में, सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वायलेट कलर का, और सबसे मिनिमम डेविएशन किसका होगा, रेड कलर का होता है, करेक्ट। तो इसको इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिफ्थ नंबर देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट, इनमें से किसका यूनिट सेम होता है, ठीक है, एक जैसा होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए वर्क है, पावर है, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट या तो आप वर्क का यूनिट एक तो होता है जूल होता है, एक होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। पावर का तो वाट होता है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हैं। टॉर्क का भी अलग आपका यूनिट होता है, वो भी न्यूटन मीटर होता है, टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या यूनिट होता है, उसको उसका भी होता है न्यूटन मीटर ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि न्यूटन मीटर ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एंगुलर मोमेंटम का होता है, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है उसका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया किसका दोनों का यूनिट सेम होता है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा वर्क एंड टॉर्क का। एक वर्क का यूनिट जूल होता है और एक और वर्क का यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर ही होता है, और टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं इसको कोणीय गति को या कोणीय संवेग को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस दोनों की यूनिट सेम होता है, इसको एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो वर्क एंड टॉर्क का दोनों का यूनिट इक्वल होता है, एक जैसा होता है, समान होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, पानी का मैक्सिमम घनत्व होता है, किस टेम्परेचर पे पानी का मैक्सिमम घनत्व होता है। देखिए वो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपने इसका डायग्राम प्लॉट किया, मान लीजिए इधर डेंसिटी है, इधर टेम्परेचर है, तो जैसे 4 डिग्री सेल्सियस आता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इसका सबसे हाईएस्ट होता है। अगर इसको ऐसे प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर से, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है पानी का, और पानी का जो होता है डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन। डेंसिटी मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, यानी कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और वाटर बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, वाटर मतलब एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है ये। जैसे कि देखिए कोई भी सॉलिड होता है उसका डेंसिटी लगभग ज़्यादा होता है उसके लिक्विड से, लेकिन वाटर के साथ उल्टा है, सॉलिड का डेंसिटी कम होता है लिक्विड से। अब देखिए पानी के ऊपर कोई चीज़ तैरता है तो पानी के ऊपर तभी वो तैरता है जब उसकी डेंसिटी
पानी से कम होता है। जो आइस बनता है वो भी पानी का बनता है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो वाटर एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है कि उसकी सॉलिड स्टेट में डेंसिटी कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं कि पोलर रीजन में जो 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर जाता है तो ऊपर वाले सारे क्या होते हैं, बर्फ जम जाता है, जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं। ठीक है, फिर भी नीचे पानी के अंदर मछलियाँ जिंदा, की फिश क्यों जिंदा रहती है, लाइव क्यों रहती हैं, जिंदा क्यों रह जाती हैं? कारण यही है कि जो ऊपर का टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहता है, इसीलिए पानी के अंदर मछलियाँ क्या रहती है, जिंदा ही रह जाती हैं। ओके, तो सॉरी, एक और क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है। देखिए, जब भी साउंड वेव निकलता है तो आप में एक दो चीज़ें जाननी पड़ेगी। जैसे वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये इसको जो मिडिल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और नीचे भी क्या होगा, माइनस में एम्पलीट्यूड जाएगा। तो जैसे ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ही एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उस वेव का एनर्जी कंटेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितनी एम्पलीट्यूड ज़्यादा उससे एनर्जी पावर ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा लाउड होता है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, उसके आयाम पे निर्भर करती है। ठीक है, क्लियर। और पिच किस पे, पिच श्रिकनेस किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, मान लीजिए कि किसी टाइम इंटरवल में कोई एक टाइम आपको सेट कर दिया गया है, जितनी बार वेव एक दूसरे अपने आप को रिपीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मान लीजिए 100 बार 1 मिनट में रिपीट किया तो 100 पर सेकेंड उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और वेवलेंथ क्या होता है, इन दोनों के बीच में दोनों क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लोग वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी वेव का जो वेलोसिटी होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यानी कि किसी भी वेव का जो वेलोसिटी है, जो किस वेव कितना स्पीड से चलता है, वो उसके फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो आप इतना ध्यान रखें। ठीक है, 8 क्वेश्चन करते हैं। वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी। हवा में 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होता है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है, तो यह क्या, किसका एग्जाम्पल होगा? 4 ऑप्शन है, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और माइक्रोवेव। कौन सा होगा इसको बताना है। देखिए, सबसे पहले अभी रिलेशन मैंने डिस्कशन किया था कि क्या रिलेशन का था कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बेग निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाल आपको दिया हुआ है कितना, 300 मीटर, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, 0.3 उसका वेवलेंथ दिया है, तो डिवाइड कर देंगे इधर तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कितना हो जाएगा 1 किलो हर्ज। 1 किलो हर्ज जाएगा तो हर्ज किसका यूनिट होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है। अब जरा देखते हैं, इसको रेंज में बैठाते हैं। जो ऑडिबल रेंज ऑफ ऑडिबल वेव्स होते हैं या ऑडिबल रेंज होता है वो कान का अपने कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मतलब इसके बीच के रेंज को हमारे कान सुन सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन कितना है था, 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रव्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि अगर इससे नीचे जाएं और इससे ऊपर जाएं तो कौन कौन सा वेव होगा। कई बार पूछता है कि अगर वेव 20 हर्ट्ज से भी नीचे चला जाए तो क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे जाएगा उसको इंफ्रा, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चला जाएगा जो उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखते हैं। मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। मतलब एक वाहन में, कोई वाहन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई व्हीकल, तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो कैलकुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है, डिस्टेंस कैलकुलेट बताना है हमें, तो कौन सा आंसर होगा, वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा,
ओडोमीटर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर तो टेम्परेचर का होता है, और इसी ओडोमीटर को कई जगह अमेरिका वगैरह में मिलोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। कई कंट्रियों में इसको मिलोमीटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आ सकता है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए वाहन में कौन सा मीटर लगाया जाता है, ओडोमीटर या मिलोमीटर इज द राइट आंसर। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन काफ़ी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का, जैसे रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो इस करंट को जो ब्लॉक करता है, पास करने में रजिस्ट करता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको आर से लिखते हैं, और इसका जो यूनिट होता है इसको बोलते हैं ओम, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, मोहो। कंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा, मोहो हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम है, ठीक है। अगला आता है फेराड। फेराड किसका यूनिट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। फेराड जो होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, फेराड होता है। और हेनरी किसका होता है, हेनरी होता है, हेनरी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है, जिसको कहते हैं विद्युतीय प्रेरक कहते हैं। विद्युतीय प्रेरक का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, और इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस या विद्युत प्रेरक जो भी कहेंगे, वो दोनों का यूनिट एक ही है, क्या होता है, हेनरी होता है। और वेबर जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसको किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, या इसको चुंबकीय प्रवाह कहते हैं, हिंदी में चुंबकीय प्रवाह। तो इस तरह से सबका यूनिट आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, फेराड। इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का हेनरी। और वेबर होता है मैग्नेटिक प्रवाह या चुंबकीय प्रवाह, या मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं और क्लियर करा देता हूँ आपको फटाफट से। देखिए कि मान लीजिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वैल्यू देके आएगा, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, R1 और R2, तो पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, सिंपल आप कर दीजिए, ठीक है। एक 4 ओम का दिया है, एक 6 ओम का, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ओम इज राइट आंसर। लेकिन अगर इन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज में ना देके पैरेलल में जोड़ दिया जाए, R1 और R2, तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 1/R2। याद रखिएगा कि जब ये पैरेलल में जोड़ दिया जाता है एक दूसरे को, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू दिया जाएगा उसको आप निकाल लीजिए, वैल्यू डाल के आपका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो ये तो रेजिस्टेंस के साथ हैं। ये कैपेसिटेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 कैपेसिटेंस जो इतना फेराड और इतना फेराड का दे दिया जाएगा, C1 और C2। तो जो ये सीरीज में कैपेसिटेंस लिखाते हैं वो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला का जैसा होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2, इसका C इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। जैसे पैरेलल देखिए, कैपेसिटेंस का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल, रेजिस्टेंस का सीरीज है, कैपेसिटेंस का पैरेलल, उल्टा चलता है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ कैपेसिटेंस को पैरेलल में दे दें, 2 कैपेसिटेंस को आपने पैरेलल में लगा दिया एक दूसरे के, मान लीजिए ऐसे C1/C2, तो C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो क्या होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान पे रखना है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो आपको 11th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 11th क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इनमें से कौन सा सदिश राशि, 2 तरह की राशियाँ होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो पहले वेक्टर क्वांटिटी को मैं डिस्कशन करता हूँ, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ में डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी का आपको जैसे स्पीड है और जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का अपना मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में उसके साथ डायरेक्शन भी होता है कि किधर वो जा रहा है। और स्पीड में आपको मैग्नीट्यूड तो रहता है पर डायरेक्शन नहीं रहता, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो जो वेलोसिटी है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है उसमें आपका डायरेक्शन मिलेगा और स्पीड में डायरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस, जैसे एक डिस्टेंस और यहाँ डिस्टेंस वर्ड आया हुआ है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक और रिलेशन आपको याद करना है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का। ये जो लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी का मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, आप कैसे भी घूम फिर के जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। इसीलिए डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो पूछा है कौन सा आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम p बराबर क्या होता है एम भी, ये एकदम वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो है ही है। टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सा नहीं है, वो है स्पीड। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा इसलिए है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक और रूल डिफाइन किया गया है, वो ये है कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगा वो ट्रायंगल लॉ फॉलो करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए ये वाला वैल्यू। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर वी है, और दोनों को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो करंट है वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसको हटा दिया गया है वेक्टर क्वांटिटी से, उसको स्केलर में रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आपको ध्यान पे रखना है ठीक से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि आप दरवाज़ा खोलते हैं तो हिंज फिक्स रहता है और दरवाज़ा खुलता रहता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को कहते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एल बराबर क्या हम डिफाइन करते हैं कि कितना डिस्टेंस पे आप उसको फोर्स लगाते हैं, तो आर और उसका पी होता है, पी बराबर एम भी होता है, तो आर एम भी हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस पे डिपेंड करेगा, ये पहली बात तो डिपेंड करता है उसका शेप कैसा है, उसके बाद डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि इधर मास कम है कि इधर, मतलब उसका द्रव्यमान कैसा है, द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन या अमाउंट, तीनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पिंड का जड़त्व घूर्ण किस पे निर्भर नहीं करता। देखिए एक्सिस पे तो करेगा ही करेगा, कहाँ पे हिंज किया गया है, बिल्कुल एक्सिस पे करता है। दूसरा होता है कि कोणीय वेलोसिटी, अगला मास पे, द्रव्यमान पे तो करता ही है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है। तो किस पे नहीं करता, कोणीय बेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो 13 क्वेश्चन, टू ओपन अ डोर इजिली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। अब देखिए कोई भी डोर को आपको ओपन करना है तो हैंडल को कहाँ फिक्स किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हैंडल को हम कहाँ फिक्स करते हैं, हैंडल को एकदम जहाँ पे हिंज लगाते हैं वहाँ तो फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो हैंडल को कहाँ लगाते हैं, सबसे आखिरी में लगाते हैं, सबसे डिस्टेंस वाला जहाँ होता है वहाँ पे लगाते हैं। जैसे ये दरवाज़ा है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है तो यहाँ पे हैंडल लगाया जाता है, तो नियर द हिंज मतलब यहीं पे लगा देते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट अपोजिट टू हिंज, पीछे से लगाते हैं, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। इन द मिडिल कह रहा है, मिडिल में ही लगाते थे, नहीं, तो कौन सा आंसर होगा, कोई नहीं। जो हिंज लगाते हैं सबसे आखिरी में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम टॉर्क जनरेट होना चाहिए। टॉर्क की वैल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे जब लगाएंगे, देखिए जब यहाँ पे लगाएंगे सबसे आखिरी में हैंडल लगाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और फोर्स क्या लगेगा, कम, दरवाज़ा बड़े आसानी से खुल जाएगा। अगर मिड में लगाएंगे तो डिस्टेंस घटता जाएगा, आपको फोर्स और लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन, द कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड्स अपॉन देयर। कहाँ पे कलर किस पे डिपेंड करता है, कोई भी स्टार का कलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैं कभी और एक क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा इसका, कि इसी से पता लगता है कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, अभी भी फैल रहा है, इसी इफेक्ट के कारण। इन स्टार का कलर के स्टडी करने के बाद ही ये पता चला है कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन देयर, किस पे डिपेंड करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर कितना होगा तो उसी हिसाब से उसका कलर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
15 नंबर, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी रेडियस आपको आर दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। एक कण एक समान वृत्तीय गति से गतिमान है जिसकी निरंतर गति v होती है और त्रिज्या कितनी होती है, r होती है, तो उसका हमें त्वरण बताना है, एक्सेलरेशन बताना। देखिए कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करता है, जिससे एक्सटर्नल किसी भी सर्कुलर मोशन पे आपको मोशन करना है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उस मोशन को बनाए रखा जाए। जो अंदर की ओर फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर की ओर लगता है, इसी फोर्स को मान लीजिए कि सर्कल पे घूम रहा है, अगर अंदर की ओर फोर्स लगे, अंदर की ओर ही फोर्स लगे और उसको बैलेंस ना करे तो इंसान क्या हो जाएगा, अंदर की ओर गिर जाएगा। तो लेकिन हमें सर्कुलर मोशन करना है तो बाहर की ओर भी एक फोर्स लगता है, जो जितना अंदर लगता है उतना ही बाहर लगता है, बाहर वाले को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसको अंदर जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल, उस बाहर जो लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। तो उस तब दोनों जब दोनों बैलेंस रहता है तो कर पे मोशन बड़े आसानी से हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिलेशन होगा, उसका आपको रिलेशन बताना है। तो मैं रिलेशन फटाफट से आपको डिराइव करता हूँ। जो अंदर की ओर मोशन लगता है, जो अंदर की ओर फोर्स लगता है, कोई भी व्हीकल जब कर पे चलता है तो उसकी वैल्यू होता है mv²/r, और एफ का वैल्यू क्या होता है, एम ए, एफ बराबर एम ए। तो मास से मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, त्वरण इक्वल टू v²/r, यानी एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी का स्क्वायर/r। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस डेरिवेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडिएंट हीट। मान लीजिए कोई सन वगैरह है, तो सन वगैरह का हम टेम्परेचर एकदम वहाँ से पास से नहीं जा सकते। बुखार आपको मेजर करना है तो थर्मामीटर आपके बॉडी में लगा दी जाती है, लेकिन सन का टेम्परेचर हम वहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके लिए एक अलग तरह का थर्मामीटर डेवलप किया गया है। तो किस उपकरण का उपयोग उष्मीय ऊष्मा का विकिरण का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्मोपोली। थर्मोपोली का यूज किया जाता है, जो धरती पे ही फिक्स कर दिया जाता है, उसके इंटेंसिटी जो रेडिएशन आता है उसका मेजरमेंट करके वो टेम्परेचर बता देता है सन का, ठीक है। एक्चुअली ये हीट सेंसर भी आप कह सकते हैं, ये एक हीट सेंसर होता है जो कहेगा कि किससे बना होता है, थर्मोपोली किससे बनता है, तो थर्मोकपल से बनता है। बहुत सारे थर्मोकपल लगा के उससे बनाया जाता है थर्मोपोली, ठीक है, जो रेडिएंट एनर्जी को मेजर कर देता है। अगला 17 क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव इन सेकेंड। ये आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को। 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव दोलन की अवधि है सेकंड में आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर कितना होता है, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो होता है 1 × 10⁻⁻10 सेकेंड होता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखिए, डिस्कशन भी मैं करूँगा कभी, कि पीरियड क्या होता है। मान लीजिए कोई दोलन है, लोलक जो आप घड़ियों वगैरह में देखते रहते हैं, तो अपने इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है फिर वापस आ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं 1 पीरियड, ठीक है। इसका एक आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी होता है 2π√L/g। तो आप ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे, उसके मास पे नहीं डिपेंड करता है। यहाँ मास की कहीं बात नहीं किया गया है। t बराबर 2π√L/g। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, टाइम पीरियड किसके, √L होगा जितना लेंथ हो। कई बार वो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि लेंथ को दुगुना कर दिया जाए, लेंथ को 4 गुना किया जाए तो कितना होगा। मान लीजिए लेंथ को हमने 16 गुना बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड कितना से बढ़ेगा, 16 यहाँ रखेंगे तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 आ जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर उस जो नीचे धागा लटकता है उसका लेंथ 16 गुना बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कितना से बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज यूज। अब बताना किस में, अभी हमने पढ़ा था कि जो रेनबो बनता है उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का यूज होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, देखिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम, ये बहुत घना मीडियम है, ये कम घना मीडियम। मान लीजिए कि ग्लास है और बाहर वाला हवा है, तो जो ग्लास है वो डेंसर है और हवा क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से
रेयरर मीडियम में जाती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट दूसरे मीडियम में ना जाकर अपने ही मीडियम में लौट जाती है। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। फिर से याद कीजिए कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है और लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, मतलब बहुत घने से कम घने में जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से जैसे ज़्यादा होता है तो लाइट अपने ही मीडियम में लौट जाती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो इंद्रधनुष में आपको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर होते हैं, अंदर वाला ग्लास होता है, ऊपर वाला सीथ लगा रहता है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है इस मटेरियल का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाहर वाले का। ठीक है, जो बाहर वाले का कम होता है, अंदर वाले का ज़्यादा होता है। और लाइट को क्या किया जाता है, लाइट को इसमें इंसिडेंट करा दिया जाता है, लाइट इससे फाइबर में अंदर इंटर जाती है, तो कैसे जिगजैग फॉर्म में जाके एक दूसरे से ट्रैवल करती रहती है और एक जगह से बिना लॉस के दूसरे जगह पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, मतलब आकाश का नीला रंग क्यों? ये जनरली सबको पता होगा कि स्कैटरिंग होता है, पर क्वेश्चन आपको स्कैटरिंग तो नहीं देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे दिया, कहता है रिले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, और ये बैक स्कैटरिंग और नॉन ऑफ द अबव। अब इसमें फंसने वाला चांस ज़्यादा आ जाता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? रिले स्कैटरिंग होता है। होता क्या है, देखिए जब भी लाइट धरती पे आता है, ठीक है, बहुत सारी लाइट आता है सन से, तो धरती अपना अर्थ क्या करता है, इसको कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ वापस रेडिएट कर जाता है। ठीक है, जो बड़े वेवलेंथ वाले लाइट्स होते हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये तो वापस ही यूनिवर्स अपने मतलब कि स्काई में लौट जाते हैं। लेकिन जो छोटे वेवलेंथ वाले होते हैं, जैसे ब्लू कलर वगैरह, तो यहाँ पे बहुत सारे गैस पार्टिकल्स होते हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन छोटे छोटे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से वापस रेडिएट करते हैं चारों तरफ, और रेडिएट करने के कारण क्या होता है, ब्लू कलर ज़्यादा फैल जाता है, इसीलिए क्या होता है, हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की ये 20 क्वेश्चन, और होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा फिजिक्स का। फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। होप सो आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।